दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी एंड पार्टीशन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पार्टीशन में हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ पार्टीशन क्या होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था 2 बेसिक इंसिडेंट्स या फीचर्स के बारे में, दैट वाज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन। और इसी के बेस पर हम लोगों ने द जेरे पार्टीशन एंड द फैक्टो पार्टीशन के बारे में इन डिटेल चर्चा किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, कोपासनी प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। कोपासनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है और ये इंटर वाइवोस ट्रांसफर होता है, इट मीन्स दोनों पर्सन लिविंग होते हैं। जबकि सेपरेट प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है HSA 1956 के तहत, और मेल के लिए इसमें प्रोविजन सेक्शन 8 में दिया हुआ था, जबकि फीमेल में के लिए इसमें प्रोविजन सेक्शन 15 में दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कैसे कोपासनल प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड समटाइम्स सोल सर्वाइविंग कोपासनर के रूप में वो प्रॉपर्टी रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अदर कोपासनर जो कि लीनियर डिसेंडेंट हो, जो कि मेल डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में वो कोपासनल प्रॉपर्टी ही रहती है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पार्टीशन होने से पहले कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है क्लेम का, लाइक जो डिपेंडेंट है एंड नॉन कोपासनर्स हैं उनके लिए मेंटेनेंस का राइट, रेसिडेंट एंड प्रॉपर्टी पर एंजॉयमेंट का राइट दिया जाता है। इसके अलावा यदि अगर सिस्टर अनमैरिड होती है तो राइट ऑफ रेसिडेंस, मेंटेनेंस, मैरिज एक्सपेंसेस, इन सारे चीजों के बारे में चर्चा इन डिटेल की गई थी। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें कर्ता से पास्ट अकाउंट के बारे में नहीं पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, कौन कौन से पर्सन एंटाइटल हैं पार्टीशन के लिए। तो सबसे पहले कोपासनर का नाम आता है। ओनली कोपासनर कैन आस्क फॉर द पार्टीशन, और पार्टीशन का मतलब आपको मालूम है, जैसे ही पार्टीशन होता है इसका मतलब होता है सिवरेंस ऑफ स्टेटस ऑफ कोपासनर, उनके बीच में सिवरेंस हो जाता है। और डिवीजन ऑफ कोपासनल प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज मेट्स एंड बाउंड के द्वारा होती है। इट मींस पूरी तरीके से बाइफर्केशन हो चुका होता है, हर किसी को अपना इंटाइटलमेंट मिल चुका होता है, और हर कोपासनर अपने अपने पार्ट का ऑनर होता है। अब हम लोग देखते हैं कोपासनर के बारे में। कोपासनर 2 तरह के होते हैं, मेजर कोपासनर एंड माइनर कोपासनर। तो वैसा मेजर कोपासनर जो कि साउंड माइंड का है वही पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है, एंड दैट इज एनी टाइम टू द कर्ता, वो कर्ता से प्रॉपर्टी का डिमांड कर सकता है। इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि इस मेजर कोपासनर को किसी भी तरह का रीजन, एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन देना पड़े। इनफैक्ट उसके पार्टीशन के राइट के लिए उसके माइंड को चेंज करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कर्ता हो, अदर कोपासनर हो, अदर मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो, या फिर कोर्ट भी इस चीज में इंटरवेन नहीं कर सकता है। एक बार मेजर कोपासनर जो कि साउंड माइंड का है, अगर उसकी इच्छा है पार्टीशन के लिए और उसने कर्ता को इस बात को कम्युनिकेट कर दिया है, उस कंडीशन में पार्टीशन मान लिया जाता है। अब बात करते हैं माइनर कोपासनर के लिए। माइनर कोपासनर के पास पार्टीशन डिमांड करने का राइट नहीं होता है, ना ही वो फादर से और ना ही कर्ता से इसका डिमांड कर सकता है, लेकिन वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या है, यह प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। और ये सूट जो फाइल किया जाएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इनटू सेपरेट प्रॉपर्टी। इट मींस जो भी मेजर कोपासनर है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच करके उसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने नाम पर सेपरेट प्रॉपर्टी में, इस कंडीशन में भी सूट फाइल किया जा सकता है। एंड डिनायल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द माइनर कोपासनर, इस कंडीशन में सूट फाइल किया जा सकता है। जब सूट फाइल किया जाता है तो उस वक्त कोर्ट पैरेंट पेट्राइज के रूप में काम करता है, एंड पैरेंट पेट्राई का मतलब होता है लीगल प्रोटेक्टर। यहाँ पर कोर्ट उस माइनर कोपासनर का लीगल प्रोटेक्टर होता है, उसके राइट का। जब कोर्ट के पास यह क्लेम पहुंचता है तो सबसे पहले कोर्ट उस क्लेम को एसेस करता है, देन नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा कही गई बातों को एसेस करता है कि वो करेक्ट बातें हैं या इनकरेक्ट बातें हैं। इसके अलावा जिस सिचुएशन में फैमिली में पार्टीशन हो रहा है, ये जो भी मैनेजमेंट हुआ है, उस कंप्लीट सिचुएशन को कोर्ट एसेस करती है। और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा टेस्ट ये किया जाता है कि जो भी पार्टीशन हो रहा है इस सर्कमस्टांसेस में क्या वो माइनर के बेनिफिट के लिए है या नहीं है। यदि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है तो कोर्ट इस मामले में इंटरवेन नहीं करेगी, सूट खारिज कर दिया जाता है। और यदि कोर्ट को यह महसूस होता है कि माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है,
इन सच कंडीशन में कोर्ट सेटिस्फाइड होने के बाद डिक्री पास कर सकती है रिगार्डिंग पार्टीशन और रिपार्टीशन और ओपनिंग ऑफ पार्टीशन। कोपासन को लेकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल है। लाइक हम लोग बात करते हैं पंजाब और मुंबई में। पंजाब में आपको मालूम होगा कस्टमरी लॉ चलता है, जिसकी वजह से सन का बाय बर्थ प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होता है, सो सन कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। जबकि मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां होता यह है कि यदि कोई सन अपने फादर से पार्टीशन की डिमांड करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि फादर अपने फादर के साथ या अपने ब्रदर के साथ ज्वाइंट स्टेटस में ना हो। लाइक इस एग्जांपल में S1S अपने फादर S1 से पार्टीशन का अगर डिमांड करता है और अगर ये फादर अपने फादर से या अपने ब्रदर से जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट स्टेटस है, तो इन सच कंडीशन S1S पार्टीशन का डिमांड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर S1 का सिवरेंस अपने ब्रदर और अपने फादर से हो चुका है, इन सच कंडीशन S1S पार्टीशन का डिमांड कर सकता है। पहले यही चीज दिल्ली में भी लागू थी, लेकिन 1982 में एक केस आता है एंड द नेम ऑफ द केस इज नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर। इस केस के बाद मेजर कोपासनर जो कि साउंड माइंड का है वो किसी भी वक्त कर्ता से पार्टीशन का डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है, क्या वाइफ्स पार्टीशन का डिमांड कर सकती है? यहाँ वाइफ्स का मतलब है फादर की भी वाइफ हो सकती है, इस सन की भी वाइफ है, इनके ब्रदर की भी वाइफ है। इसी कारण यहाँ पे वाइफ्स टर्म यूज किया गया है। तो आपको मालूम होगा शादी के बाद जो डॉटर किसी और ज्वाइंट फैमिली की मेंबर रहती है अब अपने पति के ज्वाइंट फैमिली की मेंबर बन जाती है। सिंस उनके पास कोपासनर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कोपासनर नहीं होती हैं, तो वाइफ्स कभी भी पार्टीशन का डिमांड नहीं कर सकती हैं। जबकि क्लासिकल लॉ में यह देखा गया था यदि कोई विडो है और उसका कोई मेल डिसेंडेंट्स नहीं बचा है, इन सच कंडीशन जब भी पार्टीशन होता है तो उसे उसका शेयर प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वैलिड एडॉप्शन। वैलिड एडॉप्शन का मतलब ये है कि किसी बायोलॉजिकल फैमिली से इस फैमिली में एक पर्सन को, खास करके मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया है। जैसे ही मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है बायोलॉजिकल फैमिली से उसका सिवरेंस हो जाता है, कोई नाता नहीं रहता है, और जिस फैमिली में उसे अडॉप्ट किया जाता है अब वो उस फैमिली का मेंबर माना जाता है। जिस दिन उसका अडॉप्शन होता है वही उसका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और हमें मालूम है कि कोपासनर के पास बाय बर्थ पार्टीशन डिमांड करने का राइट होता है, उसका कोपासनी प्रॉपर्टी पर हक होता है। इसी कारण जब वैलिड अडॉप्शन अगर हो रहा होता है, इन सच कंडीशन अडॉप्टेड सन कैन आस्क फॉर पार्टीशन। अब बात हम लोग करते हैं एलिनी और परचेजर की। समटाइम्स एलिनी या परचेजर को भी ये राइट दिया जाता है कि वो पार्टीशन का डिमांड कर सके, और उसके लिए कंडीशन ये है कि कोर्ट के द्वारा अनडिवाइडेड शेयर ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दिलाने के लिए एक डिग्री पास हो। और ये तब होता है जब सपोज कोई को शेयरर या कोई को पार्टनर अपने शेयर का 50% पार्ट उस परचेजर को या एलिनी को गिफ्ट के रूप में दे देता है। इन सच कंडीशन एलिनी या परचेजर के पास ये राइट होता है कि वो कोपासनरी प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात कर सकता है। दायभाग लॉ स्कूल में हम लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई सन होता है वो बाय बर्थ उसे कोपासनी राइट नहीं मिलती है, जबकि उसके पास कॉमन एंजॉयमेंट एंड फिक्स शेयर होता है, जिसकी वजह से दायभाग लॉ के अंतर्गत कोई भी सन अपने फादर से पार्टीशन का डिमांड नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं इनवॉलंटरी पार्टीशन क्या होता है। इनवॉलंटरी पार्टीशन में कभी भी कोपासनर प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं करता है, बट उसके द्वारा कुछ ऐसा एक्ट किया जाता है, कुछ ऐसा कंडक्ट होता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सिवरेंस हो जाता है, और इसके वजह से इसे कहा गया है इनवॉलंटरी पार्टीशन और पार्टीशन बाय स्पेशल कंडक्ट। ये मेनली दो रीजन पर होता है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज टू नॉन हिंदू, और इसे ही हम लोग इप्सो फैक्टो सेपरेट स्टेटस बोलते हैं। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द वे ऑफ वेरी फैक्ट और एक्ट। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन का। जैसे ही कोई पर्सन कन्वर्ट होता है किसी अदर फेथ में, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि वो अब हिंदू नहीं रहा, और जिस वक्त वो हिंदू नहीं रहा वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रह सकता है। रीजन बीइंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वर्ड है हिंदू, इसका मतलब इस फैमिली में वही लोग इसके मेंबर हो सकते हैं जो एक्चुअली में हिंदू हैं। इसी कारण द मोमेंट पर्सन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर रिलीजन उसका सिवरेंस मान लिया जाता है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं रिलीजन ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट का मैटर होता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं सिंस वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से अब वो कोपासनर भी नहीं रहता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं अगर ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो कोपासनर इसके
अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। अब पर्सन जैसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहता है, उसका ऑटोमेटिक सेवरेंस हो जाता है, वैसे ही उसका कोपासनरी स्टेटस भी लैप्स हो जाता है। अब एज ए कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पर्सन अदर रिलीजन में कन्वर्ट होता है, इमीडिएटली अब वो कोपासनर नहीं रह पाता है। रीजन आप लोगों ने देख लिया है, उसका ऑटोमेटिक सेवरेंस हो जाता है, उसका शेयर उसी वक्त फिक्स हो जाता है। और ये शेयर का मतलब है प्रोबेबल शेयर। जरूरी नहीं है कि उसे शेयर उस वक्त ही दिया जाए, उसे शेयर बाद में भी दिया जा सकता है, बट मेन चीज है कि उसी वक्त उसका शेयर फिक्स हो जाता है। और अब इस पर्सन के पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली या कोपासनी प्रॉपर्टी का अदर राइट्स नहीं रहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम लोग बात करें तो थोड़े इसके जुरिस्प्रूडेंस को देखते हैं। लाइक बिफोर 1850 जब पर्सन अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता था, उस वक्त ही एक्सपल्सन माना जाता था ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, और उसका कोपासनी राइट भी जो है फोरफीट कर लिया जाता था। और फॉरफिट का मतलब ये है कि जब्त कर लिया गया, अब वो कोपासनी राइट भी खो बैठता था। इसी के सॉल्यूशन को देखते हुए 1850 में द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आपको आता है, जिसके अंतर्गत ऐसे कोपासनर जो कि कन्वर्ट होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब उनके पास कोपासनी प्रॉपर्टी रिटेन करने का राइट रहता है, बट एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्वर्जन उनका स्टेटस सेपरेट होता है। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि आखिर उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के किस राइट से वंचित किया जाता है। सपोज एफ इज ए फादर, इसका दो सन है S1 एंड S2। S2 कन्वर्ट हो जाता है किसी अदर रिलीजन में। जैसे ही ये कन्वर्ट होता है उस वक्त इसका प्रोबेबल शेयर जो 1/3 होगा वो फिक्स हो जाता है। अब सपोज होता है ऐसा है कि इसके कन्वर्जन के बाद इसका शेयर तो फिक्स हो गया, उसके कुछ समय के बाद S1 की मृत्यु हो जाती है या फादर की मृत्यु हो जाती है। इन सच कंडीशन सोल सर्वाइविंग कोपासनर होने की वजह से फादर की मृत्यु होने पर ये 1/3 शेयर इस S1 को मिल जाएगा, S2 को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं है, उसकी कोपासनी राइट समाप्त हो चुकी है, उसका ऑटोमेटिक सिवरेंस हो चुका है। सेकेंड सिचुएशन है मैरिज ऑफ ए कोपासनर टू नॉन हिंदू। इसमें बेसिकली हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशल मैरिज एक्ट 3 अलग अलग साल में पारित हुआ, जिसमें कुछ संशोधन किया गया। लाइक फर्स्ट 1872, सेकेंड 1954 एंड थर्ड 1976। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट वर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। 1872 में ये था कि जब भी कोई भी हिंदू कोपासनर यदि किसी भी पर्सन से शादी करता है अंडर दिस एक्ट, उस वक्त ही उसका सेवरेंस मान लिया जाता है। यहाँ पर रिलीजन कोई मैटर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर मैटर करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। और एज ए ऑटोमेटिक सिवरेंस उसका ज्वाइंट हिंदू फैमिली से भी सिवरेंस हो जाता है, उसका कोपासनरी प्रॉपर्टी से भी सिवरेंस हो जाता है, हालांकि उसे शेयर दे दिया जाता है। तो आपने ये समझा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में मैरिड अंडर स्टैट्यूट वाज मैटर नॉट द रिलीजन। रिलीजन का यहाँ एक बहुत बड़ा रोल नहीं था, जिसकी वजह से यदि हिंदू कोपासनर किसी हिंदू वीमेन के साथ ही अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के तहत शादी कर रहा होता है, तब भी उसका ऑटोमेटिक सिवरेंस हो जाता है, उसका शेयर स्पेसिफाइड कर दिया जाता है और उसे दे दिया जाता है। और अब ये मान लिया जाता है कि अब वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहा, बिकॉज अब उसके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 गवर्न कर रही है। सिंस एक लॉ ऑलरेडी गवर्न कर रही है, इसकी वजह से हिंदू लॉ अब इसके ऊपर प्रिवेल नहीं करता है। इसके बाद 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड किया जाता है। इसका प्रोविजन भी 1872 के तरह ही था, बट इसमें एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था, यदि कोई हिंदू कोपासनर किसी हिंदू फीमेल के साथ शादी करता है तो वो कोपासनर रहता है, और उसकी फीमेल जो कि अब उस फैमिली की इन लॉज हो चुकी है, वो उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर बनी रहती है। लेकिन भले ही शादी उनका अंडर हिंदू लॉ हुआ है और उन्होंने अपने इस शादी को रजिस्टर करवा लिया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, द मोमेंट रजिस्ट्रेशन होता है उसी वक्त उनका ऑटो सेवरेंस मान लिया जाता है। इस लॉ में भी हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर अंडर द एक्ट एंड नॉट द रिलीजन मैटर्स। यहाँ रिलीजन का रोल उतना ज्यादा नहीं होता है, एक्ट का ज्यादा होता है। इसके बाद आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1976, जिसमें कुछ तब्दीली की गई। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में रिलीजन ऑफ स्पाउस ये मैटर करता था। लाइक यदि कोई हिंदू कोपासनर अगर किसी हिंदू फीमेल के साथ शादी करता है और रजिस्टर करवाता है अपने शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसके बावजूद वो कोपासनर रहता है और उसकी वाइफ उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर बनी रहती है। लेकिन यदि वो कोपासनर किसी नॉन हिंदू फीमेल के साथ शादी कर लेता है, उसी वक्त ऑटोमेटिक सिवरेंस मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि अब इस जगह पे एस्टिट्यूट नहीं बल्कि स्पाउस का रिलीजन मैटर करता है कि किस रिलीजन की स्पाउस है, एंड अकॉर्डिंगली सिवरेंस टेक्स प्लेस। तो ये 2 कंडीशन था जिसमें ऑटोमेटिक सिवरेंस हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं एज बीइंग अ कर्ता फादर का पार्टीशन इफेक्ट में क्या रोल रहता है। तो फादर के बारे में आपको मालूम ही होगा कि ही इज सुपीरियर पावर देन अदर को पार्टनर, बिकॉज अगर ये फादर अगर चाहे तो वो खुद को सेपरेट कर सकता है, अगर वो चाहे एवरी सन को सेपरेट कर सकता है पार्टीशन के थ्रू, या अगर वो चाहे किसी पर्टिकुलर सन को ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट कर सकता है। और इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि फादर अदर को पार्टनर के साथ कंसल्टेशन करे। जब पार्टीशन हो चुका होता है या हो रहा होता है, इन सच कंडीशन ये फादर की ड्यूटी होती है एज बीइंग अ गार्जियन माइनर के शेयर को प्रोटेक्ट करे, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और अपने पास रखे। अगर फादर चाहे तो वो चाह करके भी एक सन के ऊपर दूसरे सन को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, और जब भी शेयर का बंटवारा होगा वो इक्वल शेयर बांटा जाएगा। लेकिन ऐसा भी कंडीशन आता है जब अनइक्वल शेयर दिया जा सकता है, लाइक अगर सारे को पार्टनर मिल करके या उनके कंसेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर को पार्टनर को ज्यादा लैंड दिया जाए या ज्यादा प्रॉपर्टी दी जाए, इन सच कंडीशन फादर अनइक्वल शेयर में प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकते हैं, और इसे पार्टीशन ना करके फैमिली अरेंजमेंट कहा जाता है। और ये जो भी फैमिली अरेंजमेंट होगा ये बाइंडिंग होगा सारे के सारे को पार्टनर के ऊपर जिन लोगों ने कंसेंट दिया था। यदि माइनर को पार्टनर चाहे तो चाह करके भी वो पार्टीशन को टाल नहीं सकता है अनटिल अनलेस ही अटेंड मेजर। जब तक वो मेजर नहीं बन जाता है तब तक वो पार्टीशन को अवॉइड नहीं कर सकता है। यदि उसकी राइट प्रोटेक्ट नहीं की जाती है तो वो सूट फाइल कर सकता है। सूट फाइल करने का कंडीशन ऑलरेडी चर्चा किया जा चुका है, और ये सूट जो फाइल होगा वो उसके मेजर होने के विद इन 3 इयर्स होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा टाइम हो जाता है वहां लिमिटेशन के कारण बार्ड कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पार्टीशन बाय अग्रीमेंट क्या होता है। पार्टीशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही पार्टीशन होता है इसका मतलब हो गया सेपरेट स्टेटस सारे इंडिविजुअल का हो जाता है, चाहे वो ब्रांच के साथ हो। अब वो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहता है। पार्टीशन बाय एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ऑल द मेजर को पार्टनर वो डिसाइड करते हैं कि अब उनका ज्वाइंट हिंदू फैमिली स्टेटस डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो इसे हम लोग पार्टीशन बाय एग्रीमेंट करते हैं। इसका मतलब कि सारे के सारे को पार्टनर का कंसेंट इसमें होना चाहिए, बट द प्रेजेंस ऑफ माइनर्स इज नॉट एन ऑब्स्टिकल। माइनर्स है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये अग्रीमेंट जो होगा दैट इज सिवरेंस ऑफ देयर स्टेटस एंड एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेट्स एंड बाउंड। यदि ये सारे मेजर को पार्टनर मिल करके पार्टीशन बाय अग्रीमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में ज्वाइंट टेनेंसी इन कॉमन आपका हो जाता है। जो उनका प्रोबेबल शेयर होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप का बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलता है, बिकॉज द मोमेंट उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ उनका सेवरेंस आपस में हो चुका है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से एक को पार्टनर के गुजरने पर दूसरे को पार्टनर को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है बल्कि उसके ब्रांच को दिया जा सकता है। अब पार्टीशन के दौरान जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली इक्वल शेयर दिया जाए, लेकिन जो भी शेयर दिया जाए इट शुड नॉट बी अनजस्ट, अनफेयर और एडवर्स टू इंटरेस्ट ऑफ माइनर। यदि पार्टीशन के दौरान सिस्टर चाहती है अपने शेयर को रेलिंक्विश करना छोड़ देना तो उसके लिए जरूरी है कि ये रेलिंक्विश जो किया गया है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसमें अगर सपोज को पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट ये होता है नॉट टू अफेक्ट पार्टीशन, और ये हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन इवेंट और लाइफ ऑफ अ को पार्टनर, तो इस एग्रीमेंट के लिए जरूरी ये है कि जितने भी को पार्टनर्स हैं उनका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। लेकिन इस पार्टीशन का पोस्टपोनमेंट कभी भी परपेचुइटी के लिए नहीं हो सकता है, अनंत काल के लिए नहीं किया जा सकता है। जो भी को पार्टनर इस चीज में कंसेंट देते हैं बाइंडिंग उनके ऊपर होती है, उनके डिसेंडेंट्स के ऊपर बाइंडिंग इस बात की नहीं होती है कि वो पार्टीशन का डिमांड ना करें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्टीशन एट द इंस्टेंस ऑफ आफ्टर बॉर्न। कोई भी आफ्टर बॉर्न हुआ है उसके बेसिस पे पार्टीशन में क्या रूल है। इसमें मेनली 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि जब पार्टीशन हो रहा होता है उस वक्त फादर की वाइफ प्रेग्नेंट है इसके बारे में जानकारी है, तो फर्स्ट रूल आपको ये कहता है कि यदि प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी हो गई है तो उस पार्टीशन को डिफर किया जा सकता है टिल द बर्थ ऑफ द आफ्टर बॉर्न, या फिर अगर पार्टीशन करना जरूरी ही है तो उस आफ्टर बॉर्न के लिए एक शेयर रखा जाएगा। और सपोज ऐसा होता है कि आफ्टर बॉर्न का जन्म हो जाता है, शेयर रखा जाता है और वो बॉय ना होकर के गर्ल चाइल्ड होती है, इन सच कंडीशन
उसके शेयर को फिर से जितने भी को पार्टनर हैं उनके बीच में बांटा जा सकता है। और सपोज अगर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर बोर्न का जन्म तो होता है लेकिन वो मरा हुआ पैदा लेता है, उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और यदि ऐसा होता है कि आफ्टर बॉर्न का जन्म हो जाता है लेकिन उसके लिए कोई भी शेयर नहीं रखा गया है, इन सच कंडीशन आफ्टर बॉर्न रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन का डिमांड कर सकता है। नाउ सेकेंड कंडीशन इज प्रेगनेंसी अननोन है, पार्टीशन हो चुका है, उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वो जो भी आफ्टर बॉर्न होता है दैट बिकम को-पार्टनर विद हिज फादर, ही कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द अर्लियर जॉइंट हिंदू फैमिली बिकॉज जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टीशन के बाद ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड अब अर्लियर जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता है। अब थर्ड कंडीशन ये आता है कि सपोज पार्टीशन होता है, फादर अपने लिए बहुत ही छोटा शेयर रखते हैं, जो भी शेयर रखते हैं अब उसे सक्सीड करेगा ये आफ्टर बॉर्न, चाहे उस फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों ही प्रॉपर्टी आफ्टर बॉर्न को दी जाती है। इसमें सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि फादर अपने लिए बहुत ही कम या अपने लाइवलीहुड के लिए ही शेयर रखे हो या फिर कोई शेयर नहीं रखे हैं। इन सच कंडीशन यदि आफ्टर बॉर्न का जन्म हो जाता है तो फिर जितने भी उनके को-पार्टनर हैं, खास करके भाई जिनके पास ये शेयर पहुंचा था, ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने शेयर में से उस आफ्टर बॉर्न का पोर्शन निकाल करके उसे दे, और ये सारा का सारा अमाउंट इतना होना चाहिए जितना कि उनके पास है। इट मींस द शेयर ऑफ आफ्टर बॉर्न शुड बी इक्वल टू हिज ब्रदर। और यदि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, इन सच कंडीशन आफ्टर बॉर्न कैन डिमांड फॉर रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन। अब जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा है कि पार्टीशन एट द इंस्टेंस ऑफ अडॉप्टेड सन जिस दिन अडॉप्ट किया जाता है उस दिन ही उसका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है, वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है, एंड ही एक्वायर्स राइट इन को-पार्टनर प्रॉपर्टी बाय बर्थ। और इसका बर्थ होता है जिस दिन अडॉप्शन का डेट होता है, उसके पास राइट होता है, वो पार्टीशन का डिमांड कर सकता है, एंड ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। क्लासिकल लॉ में इसका रूल थोड़ा डिफरेंट था। अडॉप्टेड सन एंड नेचुरल सन के बीच में राइट को लेकर के कुछ डिफरेंसेस थी। लाइक दायभाग में अगर हम लोग देखते हैं, जो भी अडॉप्टेड सन होता था उसके पास राइट था कि वो नेचुरल सन के कंपैरिजन में उसका 1/3 शेयर ही पोजेस कर सकता था, जबकि बॉम्बे और मद्रास में हम लोग देखते हैं जो अडॉप्टेड सन था वो नेचुरल सन का 1/5 शेयर ही पाता था, जबकि बनारस में अडॉप्टेड सन नेचुरल सन का 1/4 शेयर के लिए इंटाइटल था। उसके बाद आफ्टर 1956 जब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आता है, उसके बाद नेचुरल सन, लेजिटिमेट सन एंड अडॉप्टेड सन, इन तीनों के राइट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दे कैन डिमांड फॉर द पार्टीशन एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर। अब वहां पर कोई 1/3, 1/5 या 1/4 वाली बात नहीं होती है। जबकि यदि हम लोग देखें, इलेजिटिमेट सन और डिस्क्वालिफाइड को-पार्टनर के पास प्रॉपर्टी के पार्टीशन के डिमांड का राइट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन को-पार्टनर प्रॉपर्टी में अगर उसका इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट अगर वो अक्वायर करता है तो क्या वो पार्टीशन का डिमांड कर सकता है? यस। यदि फैमिली अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ को-पार्टनर प्रॉपर्टी किसी पर्सन को दे दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है, तो अब उस पर्सन का राइट बनता है कि अगर वो चाहे उस को-पार्टनर प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात कर सकता है। अब इन ब्रीफ देखते हैं हम लोग कि कौन कौन लोग इंटाइटल हैं पार्टीशन के लिए। फर्स्ट, को-पार्टनर कभी भी पार्टीशन की डिमांड कर सकता है, वाइफ्स डिमांड नहीं कर सकती है। लेजिटिमेट चाइल्ड बिफोर 1950 डिमांड कर सकता था, आफ्टर 1955 डिमांड नहीं कर सकता है। जब अगर वैलिड एडॉप्शन हुआ है तो वो डिमांड कर सकता है। फादर के द्वारा किस तरह से पार्टीशन एग्जीक्यूट किया जाता है ये हम लोगों ने देख लिया है। पार्टीशन बाय स्पेसिफिक कंडक्ट में हम लोगों ने देखा था कन्वर्जन या मैरिज पर को-पार्टनर का ऑटोमेटिक सेवरेंस हो जाता है, उस वक्त ही उसे को-पार्टनर प्रॉपर्टी में उसका शेयर फिक्स कर दिया जाता है। उसके अलावा ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का कोई भी बेनिफिट उसे नहीं दिया जाता है। आफ्टर बॉर्न के केस में हम लोगों ने देख लिया है कि यदि आफ्टर बॉर्न की प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी होती है, इन सच कंडीशन या तो पार्टीशन को टाल दिया जाए, अगर पार्टीशन नहीं टल सकता है तो उसके लिए प्रोविजन बनाना होगा, उसका शेयर फिक्स करना होगा, अलग करना होगा। अगर शेयर अलग नहीं किया जाता है, रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन हो सकता है। यदि पार्टीशन हो जाता है, प्रेगनेंसी अननोन था और अगर बच्चे का जन्म हो जाता है सब्सिक्वेंट टू पार्टीशन, इन सच कंडीशन यदि फादर ने कुछ भी शेयर अगर रखा होगा तो उस शेयर में आफ्टर बॉर्न का हक होता है, और यदि फादर ने कोई भी शेयर नहीं रखा होगा या बिल्कुल मामूली सा शेयर रखा होगा, उस वक्त जो भी इसके ब्रदर हैं उनका ये ड्यूटी बनता है कि वो अपने शेयर में से
इसका पोर्शन निकाल करके दें, और अगर नहीं देते हैं तो रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन हो सकता है। थर्ड पर्सन के द्वारा पार्टीशन का डिमांड कैसे किया जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा कि यदि कोपासनी प्रॉपर्टी में फैमिली अरेंजमेंट के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को उसमें शामिल किया जाता है तो फिर वो डिमांड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ द पार्टीशन, कि अगर ये प्रूफ करना हुआ कि पार्टीशन हो चुका है तो इसके लिए सबसे पहला रियल टेस्ट होता है इंटेंशन, कि जो भी कोपार्टनर है उनके बीच में इंटेंशन क्या था। यदि कोपार्टनर के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि वो अपने अपने जगह की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और एंजॉय करते हैं डेफिनेट शेयर, तो ये मान लिया जाता है कि पार्टीशन हो चुका है उनके बीच में। यदि कोपार्टनर फॉर अ लॉन्गर टाइम अलग अलग जगह पर रहते हैं और अपने नाम पर सेपरेट प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं, इस कंडीशन में भी मान लिया जाता है कि इनके बीच में पार्टीशन हो चुका है। यदि इनके पास किसी भी तरह का होल्डिंग रिकॉर्ड्स अगर होता है तो माना जाता है कि इनके बीच में पार्टीशन हो चुका है। अगर ओरल पार्टीशन हुआ है इनके बीच में, that need to be proved। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोड ऑफ अफेक्टिंग पार्टीशन के बारे में। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया जा चुका है, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ ब्रीफली हम लोग चर्चा करेंगे कि मोड ऑफ अफेक्टिंग पार्टीशन के लिए 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, और उसमें सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है दैट इज इंटेंशन। इस इंटेंशन का फॉर्मेशन होना चाहिए। जब इंटेंशन का फॉर्मेशन किसी भी कोपार्टनर के अंदर हो गया है, उसके बाद इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और डिक्लेरेशन के बाद इस इंटेंशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन कर्ता और अदर को पार्टनर को लेकर के है, और ये कम्युनिकेशन कर्ता एंड अदर को पार्टनर को किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए थर्ड पर्सन का भी यूज किया जा सकता है। सिंस पार्टीशन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल वोल्यूशन, ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत इच्छा पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये डिक्लेरेशन जो होना चाहिए दैट शुड बी अनइक्विवोकल इंटेंशन। और जो ये अनइक्विवोकल इंटेंशन जो होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड अनअम्बिगुअस। जब उसको पार्टनर ने अनइक्विवोकल इंटेंशन शो कर दिया है, अब उस इंटेंशन को कम्युनिकेट करना होगा कर्ता के पास, बिकॉज कर्ता इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू हुम द कम्युनिकेशन कैन बी मेड एंड इंटेंशन कैन बी डिक्लेयर्ड। यदि उस पर्टिकुलर को पार्टनर के द्वारा कर्ता को इन्फॉर्म किया जा चुका है दैट इज सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि वो अदर को पार्टनर को भी इन्फॉर्म करे। और वैसे भी कहा जाता है अनकम्युनिकेटेड इंटेंशन इज नॉट एन इंटेंशन। जो भी ये इंटेंशन है दैट शुड बी अनइक्विवोकल इंटेंशन एंड क्लियर। और जब ये क्लियर है तो जरूरी नहीं है कि आप कर्ता को किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दे, या कर्ता को कोई रीजन बताया जाए, या फिर इस पार्टीशन के लिए जस्टिफिकेशन दिया जाए। इस कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का मीडियम इट कैन बी वर्बल, रिटन, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल नोटिस, या फिर पार्टीशन के लिए सूट इंस्टीट्यूट करना ही हो सकता है। और जैसे ही यह अनइक्विवोकल इंटेंशन कर्ता के पास कम्युनिकेट कर दिया जाता है, कर्ता हैज नो चॉइस बट टू कंप्लाई विद इट, उसे पार्टीशन करना ही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या विल के थ्रू अपने इंटेंशन को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो हमें मालूम है कि अफेक्टिंग अ सिवरेंस इन अ स्टेटस, जरूरी ये है कि आपका पहला क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, अनइक्विवोकल इंटेंशन होना चाहिए, और वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कर्ता को या अदर मेंबर को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। इस पर आपके केसमेट में एक केस है आर रगम्मा वर्सेस ए चिन्नम्मा, और ये केस 1964 का है। इस केस में होता ये है कि 4 भाई होते हैं, BR1, BR2, BR3 एंड BR4। BR2 एंड BR3 इशूलेस गुजर जाते हैं। अब BR1 और BR4 ये दोनों आपस में कोपार्टनर रहते हैं और इनका ज्वाइंट स्टेटस होता है। BR1 की 2 संतान होती है, एक बेटा और एक बेटी। इसकी बेटी का भी एक बेटी होती है, और इसके बेटे की 2 संतानें होती है, एक बेटी और दूसरा बेटा जिसका नाम होता है सुब्बाराव। जो BR1 का बेटा है इसकी वाइफ का नाम चिन्नम्मा होता है, और ये सूट उसके द्वारा ही फाइल किया जाता है। इस केस में होता यह है कि BR4 भी गुजर जाता है और BR1 का सन S भी गुजर जाता है। इसके बाद 1945 में BR1 एक बिल एग्जीक्यूट करता है रगम्मा के नाम का, जिसमें वो ये लिखा रहता है कि यदि S1 और S2 जब वो मेजर बन जाते हैं, इन सच कंडीशन सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को दे दी जाएगी, अदरवाइज रगम्मा इनके सारी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करेंगे। रगम्मा उसमें से इस बिल को एग्जीक्यूट करने के कुछ महीने के बाद ही BR1 भी गुजर जाता है। देन रगम्मा इस प्रॉपर्टी के हाफ प्रॉपर्टी को चिन्नम्मा को देती है, जो कि इनके सन की वाइफ रहती है, ताकि SS एंड HD का मेंटेनेंस हो सके। बट 1949 में ऐसा होता है कि बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी SS दैट इज सुब्बाराव गुजर जाता है। इसके गुजरने के बाद रगम्मा हाफ ऑफ द शेयर का डिमांड करती है, बिकॉज एज पर द विल अगर ये दोनों मेजोरिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो इन दोनों में हाफ हाफ शेयर बांट दिया जाता। लेकिन मेजोरिटी अटेंड नहीं करने की वजह से, 1949 में गुजर जाने की वजह से अब इसके शेयर का डिमांड करती है।
ये मामला पहुंचता है कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने के बाद अब उसके बाद कोर्ट कहती है यदि विल के थ्रू चिंपराया अगर पार्टीशन के इंटेंशन को भी अगर शो करता है तो उसके लिए जरूरी ये है कि ये कम्युनिकेट किया जाना चाहिए उन मेंबर्स को या उनको पार्टनर को जो इसके पार्टी हैं। और इस केस में अगर देखा जाए सुब्बाराव इसमें पार्टी होता है जिसकी गार्जियन चिन्नम्मा होती है, जिसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया गया। और जब इन्फॉर्म नहीं किया गया तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश नहीं हो पाया। और जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता है तो फिर पार्टीशन की बात नहीं होती है। और इस प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी BR1 के गुजरने के बाद बचती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एज बीइंग अ सोल सर्वाइविंग को-पार्टनर SS के पास जानी चाहिए और SS के गुजरने के बाद ये प्रॉपर्टी चिन्नम्मा के पास जानी चाहिए। और ये डिसीजन रहता है कोर्ट का। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता है इन सच कंडीशन पार्टीशन नहीं माना जाता है। और पार्टीशन नहीं होने की वजह से चिंपाया के द्वारा किया गया जो भी विल था वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है बिकॉज चिंपाया के पास अपना कोई शेयर नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ सेवरेंस ऑफ स्टेटस। तो इफेक्टिव डेट ऑफ सेवरेंस ऑफ स्टेटस इट डिपेंड्स अपॉन मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू सेपरेट फ्रॉम ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और ये कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा सकता है। कम्युनिकेशन जब भी होगा कर्ता के पास या फिर अदर को पार्टनर के पास किया जा सकता है। ये कम्युनिकेशन वर्बल फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न नोटिस के रूप में हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर के रूप में हो सकता है जो हम लोगों ने पहले देखा था। अब ये कम्युनिकेशन टेलीफोन, फैक्स या ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है जो कि इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब अगर कोई को-पार्टनर अपने कर्ता को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है थ्रू द टेलीफोन, फैक्स और ईमेल, इमीडिएटली सेवरेंस हो जाता है। समटाइम्स द कम्युनिकेशन कैन बी मेड थ्रू द मीडियम और ये मीडियम फ्रेंड्स या रिलेटिव हो सकते हैं। जैसे ही कम्युनिकेशन होता है सिवरेंस टेक्स प्लेस वैसे ही ये को-पार्टनर अपने ज्वाइंट हिंदू फैमिली से सिवर हो चुका होता है। नाउ ही इज बीइंग ट्रीटेड एज सेपरेट मेंबर। इसका प्रोबेबल शेयर फिक्स हो जाता है। अब इसके शेयर में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशंस नहीं हो सकता है। अब जब कर्ता को ये बात कम्युनिकेट कर दिया गया है, कम्युनिकेट करने के बाद कर्ता लीगल नेसेसिटी के लिए भी उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है। जो उसका फिक्स शेयर है वो आपका रहेगा। बाकी प्रॉपर्टी को अगर वो एलिनेट करना चाहे तो विद द कंसेंट ऑफ को-पार्टनर या अगर लीगल नेसेसिटी है तो वो एलिनेट कर सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर को-पार्टनर के प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन ये रूल सम केसेस में अप्लीकेबल नहीं होता है। लाइक सपोज अगर इस को-पार्टनर ने एक रिटर्न नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट किया था कर्ता को और जब इसे पोस्ट किया था कर्ता के पास पहुंचने में टाइम लग गया, इन बिटवीन यदि ये को-पार्टनर गुजर जाता है तो ये माना जाता है कि इसके लाइफ टाइम में कम्युनिकेट नहीं हो पाया, जिसके वजह से सिवरेंस वहां पर नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर के केस में देखा था विल वाले केस में कि जब तक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक सिवरेंस नहीं माना जाता है। इफेक्टिव डेट ऑफ सिवरेंस को लेकर के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फैमिली है एंड फैमिली दिल्ली में है। फादर है, इसका दो सन है S1 एंड S2। S1 बैंगलोर चला जाता है जॉब करने के लिए और उसके बाद 1 जनवरी 2023 को फादर को एक लेटर लिखता है जिसमें अनइक्विवोकल इंटेंशन शो करता है ज्वाइंट फैमिली से अलग होने का और अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता है। अब ये लेटर फादर के पास 5 जनवरी 2023 को पहुंचता है, बट इन बिटवीन 2 जनवरी 2023 को S2 गुजर जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा? क्या S1 को 1/3 शेयर मिलेगा या 1/2 शेयर मिलेगा? बिकॉज यदि हम लोग ये मानते हैं कि 1 जनवरी 2023 को S1 ने जो लेटर लिखा था वही इफेक्टिव डेट ऑफ सिवरेंस होगा, तो इन सच कंडीशन इन तीनों का शेयर होता है एज पर 1 जनवरी 2023 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब सिंस 2 जनवरी 2023 को S2 गुजर जाता है तो फादर और ये सन दोनों को पार्टनर होते हैं जिनका प्रोबेबल शेयर 1/3 1/3 होता है। एज बीइंग अ सोल सर्वाइविंग को पार्टनर S2 का सारा शेयर फादर के पास चला जाएगा। लेकिन यदि हम लोग डेट ऑफ सिवरेंस 5 जनवरी 2023 को मानते हैं, इन सच कंडीशन यदि S2 2 जनवरी 2023 को गुजरता है तो इन दिस कंडीशन S2 का 1/3 शेयर फादर और S1 के पास एज बीइंग अ को-पार्टनर 1/6 पहुंचेगा। इट मींस यदि डेट ऑफ सिवरेंस 1 जनवरी 2023 माना गया तो इस कंडीशन में S1 का शेयर 1/3 बनता है, लेकिन अगर डेट ऑफ सिवरेंस 5 जनवरी 2023 को माना जाता है तो फिर S1 का शेयर 1/2 होता है। अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये कहा जाता है कि जब तक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तब तक सिवरेंस S1 का नहीं माना जाएगा और पार्टीशन नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा, जिसकी वजह से S2 को 1/2 शेयर यहाँ मिलेगा। सो डेट ऑफ सिवरेंस का मतलब हुआ
जिस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फादर के एक्नॉलेजमेंट में आ चुका है, उस वक्त ही डेट ऑफ सेवरेंस माना जाता है। इन दिस केस 3 महत्वपूर्ण डेट है जिसको आपको जानना चाहिए। लाइक डेट ऑफ सेवरेंस ये माना गया 5 जनवरी 2023 को। यदि डेट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन इसमें होगा 1 जनवरी 2023, बिकॉज इस दिन ही इसने डिटरमाइन करके लेटर को पोस्ट कर दिया था। जबकि डेट ऑफ कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो जो डेट ऑफ सेवरेंस है वही डेट ऑफ कैलकुलेशन होगा। इट मींस द लेटर डेट दैट इज 5 जनवरी 2023, जबकि कम्युनिकेशन कर्ता के पास कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। अब तक हम लोगों ने देखा कि S1 के द्वारा जो भी इंटेंशन है अगर वो कर्ता के पास कम्युनिकेट हो जाता है तो वैसे ही सेवरेंस का स्टेटस मिल जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये कहता है कि जिस दिन ट्रांसमिशन के लिए डाला गया था इस कम्युनिकेशन को, एक्चुअली में सेवरेंस उस दिन से ही माना जाएगा और जब तक कर्ता के पास ये कम्युनिकेट हुआ है, इन बिटवीन यदि कोई भी राइट सेटल्ड हुआ है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सपोज इस एग्जांपल में हम लोग देख करके समझते हैं कि होता क्या है। S1 ने 1 जनवरी 2023 को फादर को लेटर लिखा सेवरेंस के लिए, अपना अनइक्विवोकल इंटेंशन शो करता है। कर्ता के पास लेटर 5 जनवरी 2023 को पहुंचता है, लेकिन कर्ता को इस लेटर के बारे में पता नहीं रहता है। इन बिटवीन कर्ता ने लीगल नेसेसिटी के कारण एक्स को यह जमीन बेच दी, एलिनेट कर दिया प्रॉपर्टी। इन सच कंडीशन इन दोनों डेट के बीच में जो राइट सेटल्ड हुआ है कर्ता के द्वारा, उस राइट को ओबे किया जाएगा, वो सेटल्ड राइट है और S1 को उस एलिनेशन को मानना होगा। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें ही। सपोज ऐसा होता है 1 जनवरी 2023 को S1 ने फादर को लेटर लिखा सेवरेंस के लिए। 2 जनवरी 2023 को इसने एक्स के नाम पर एक विल एग्जीक्यूट कर दिया। फादर के पास ये लेटर पहुंचता है 5 जनवरी 2023 को और फादर इस लेटर के बारे में अवेयर होते हैं। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, सेवरेंस हो गया, लेकिन इस बिल को बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। तो अगर सेवरेंस डेट 5 जनवरी 2023 को माना जाता है तो देखा जाए तो S1 के पास कोई भी राइट नहीं था प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का या किसी को ट्रांसफर करने का। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये कहता है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के 5 जनवरी 2023 के बीच में किसी भी तरीके का इन लोगों के बीच में किसी भी राइट का सेटलमेंट अगर होता है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इट मींस 2 जनवरी 2023 को जो एक्स को विल किया गया है प्रॉपर्टी वो बिल्कुल वैलिड होगा। सो दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। इन सारे कंडीशन में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दैट शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कोपार्टनर। अब सपोज ऐसा होता है कि 1 जनवरी 2023 को S1 ने लेटर पोस्ट किया फादर के नाम का। 2 जनवरी 2023 को इसने विल एग्जीक्यूट किया Y के नाम का। बट 4 जनवरी 2023 को S1 गुजर जाता है, लेटर पहुंचता है फादर के पास 5 जनवरी 2023 को। इस कंडीशन में विल का क्या होगा? तो ये विल इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज लाइफ टाइम ऑफ S1 ये कम्युनिकेट फादर के पास नहीं हुआ है, जिस वजह से विल इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखेंगे, अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवरेंस ऑफ स्टेटस थ्रू सूट। उसमें हम लोग एक केस भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि माइनर के केस में क्या होता है, फॉर्मेलिटीज फॉर अफेक्टिंग पार्टीशन क्या होता है, जब पार्टीशन अगर हो रहा होता है तो किन किन लोगों को उसमें शेयर दिया जाता है, शेयर का डिवीजन किस तरीके से होता है, उसके बेसिक्स को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस वीडियो में हम लोग पार्टीशन के बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे और यह समझेंगे कि कोई भी कोपार्टनर प्रॉपर्टी का यदि डिवीजन होता है तो उस कंडीशन में किसको किसको कितना शेयर मिलता है और कैसे शेयर अलॉट किया जाता है, इसके बेसिक्स को समझेंगे। बिकॉज वो बेसिक्स ही आपका जब हम लोग HSA के बारे में चर्चा करेंगे उसका बेस बनेगा। तो अगले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.